हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बिहार जी के कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम बिहार के समस्त उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो बिहार के प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी हम 8 क्लासेस देख चुके हैं, आज क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम बिहार का अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार को कवर करेंगे। अपवाह तंत्र में हम नदियां पढ़ते हैं और नदियों से क्वेश्चन आता है बिहार में कि कौन सी नदी का उद्गम कहां से होता है, वह बिहार में कहां प्रवेश करती है और ये वो कहां पर जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है, या फिर उसके किनारे कौन से शहर पड़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बिहार में बनते हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना रहे इस टॉपिक से। तो हम शुरू कर रहे हैं अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम इन बिहार माय डियर फ्रेंड्स। और अपवाह तंत्र की या ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम होता है किसी नदी या उसकी सहायक नदी धाराओं द्वारा निर्मित जल की व्यवस्था। तो अगर हम ये कहें कि बिहार में अपवाह तंत्र का मतलब है गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जल व्यवस्था ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र कहलाएगी, तो कोई बड़ी बात और कोई गलत बात ये नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल अपवाह तंत्र किसी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जल व्यवस्था को ही हम कहते हैं। प्यारे बच्चे, विश्व की जितनी भी अधिकांश सभ्यताएं आप देखेंगे, उन सभी सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही किया गया। चाहे तो आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, मेसोपोटामियम सभ्यता की बात करें, मंगोलियन सभ्यता की बात करें, किसी भी सभ्यता को आप देखेंगे तो वो सभी सभ्यताएं विकसित हुई नदियों के किनारे ही, क्योंकि नदियां मेरे प्यारे बच्चे किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी बड़ा योगदान नदियों का होता है ना। तो इसीलिए बिहार के लिए अपवाह तंत्र को पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार में भी नदियों का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। वहां की इकोनॉमी में, वहां के सामाजिक कल्चर में, तमाम चीजों में नदी अपना योगदान देती है बिहार में भी। तो बिहार में हम नदियों को पढ़ना शुरू करेंगे और आज का टॉपिक होगा ड्रेनेज सिस्टम इन बिहार या बिहार का अपवाह तंत्र। और बिहार में अगर हम अपवाह तंत्र को पढ़ने का प्रयास करें तो हम मोटे तौर पर पहले मैप पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्यारे बच्चे सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बिहार में आप देखेंगे अपवाह तंत्र, तो मोटी मोटी नदियां, वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन जहां से क्वेश्चन आता है उन नदियों पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। जैसे उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियों में अगर हम बात करें तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा ये उत्तरी बिहार की नदियां हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। दक्षिणी बिहार की नदियों में कर्मनासा, सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल, अजय, इन नदियों से क्वेश्चन बनते हैं। और हम इन्हीं मोटी महत्वपूर्ण नदियों का अध्ययन करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है। अब बात आती है कि हम बिहार की नदियों को पढ़ तो रहे हैं सर, लेकिन इनको पढ़ने का क्रम क्या होना चाहिए या फिर हम इनको कैसे बांटते हैं। तो बिहार में जो नदियों का वर्गीकरण किया गया है या नदियों का जो विभाजन किया गया है वो दो ही प्रकार से किया गया है। एक को कहा गया है उत्तरी बिहार की नदियां, कौन सी? उत्तरी बिहार की नदियां। और दूसरों को कहा गया दक्षिणी बिहार की नदियां। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत आसान है। उत्तरी बिहार की नदियां और दक्षिणी बिहार की नदियां। और इसका तात्पर्य क्या हुआ? उत्तरी बिहार की नदियों से तात्पर्य है कि जो नदियां उत्तरी बिहार में बहती हैं वो उत्तरी बिहार की नदियां कहलाएंगी, और जो दक्षिणी बिहार में बहती है वो दक्षिणी बिहार की नदियां कहलाएंगी। इसके अतिरिक्त इनका कहीं अलग अलग नाम भी आपको देखने मिलता है। आपको उत्तरी बिहार की नदियों की जगह कहीं लिखा दिखाई दे सकता है हिमालयन नदियां। और इनका कारण क्या है? क्योंकि जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं इनका उद्गम होता है मेरे प्यारे बच्चे हिमालय से। कहां से इनका उद्गम होता है? हिमालय से इनका उद्गम होता है। और दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं इनको प्रायद्वीपीय नदियां भी आपको कहीं कहीं लिखा दिखाई देगा। और इसका कारण है कि इन नदियों का जो उद्गम है वो प्रायद्वीप से हो रहा है,
चाहे तो हम आगे पढ़ें कि छोटा नागपुर के पठार से उद्गम, चाहे हम पढ़ें अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम, है ना। तो इस तरीके से जो दक्षिणी बिहार की नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं, और जो उत्तरी बिहार की नदियां हैं वो हिमालयन नदियां भी कहलाती हैं, और इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उत्तरी बिहार की नदियों में मैंने आपको बताया, इनमें घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, फल्गु जो है महानंदा जैसी नदियां आएंगी। और दक्षिणी बिहार की नदियों में कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, किऊल जैसी नदियां आती हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अगर हम उत्तरी बिहार की नदियां पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो उत्तरी बिहार की नदियों में या दक्षिणी बिहार की नदियों में, या हम कहें बिहार के अपवाह तंत्र में, एक नदी सबसे महत्वपूर्ण है और वो है गंगा नदी। और इसीलिए मैंने कहा कि बिहार में अगर हम ये भी कहें कि बिहार का अपवाह तंत्र गंगा नदी पर आधारित है, या गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों ने मिलकर बिहार के अपवाह तंत्र को निर्मित किया है, तो बिल्कुल बात सही होगी, क्योंकि बिहार की ये गंगा नदी बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, जो बिहार को बिल्कुल आधा आधा भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल मध्य से होकर बहती है। तो बिहार में गंगा नदी को पढ़ना हम शुरू करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फिर सारी नदियों की तरफ हम प्रस्थान करेंगे। तो ये है बिहार का मैप, और यहां पर कुछ चीजें हमें शुरू में ही जान लेनी चाहिए, जो मैं हमेशा हर क्लास में बताता हूं। ये हो जाएगा पूर्व, और इधर हो जाएगा पश्चिम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, यानी ईस्ट वेस्ट। और ये क्या हो गया, नॉर्थ। तो नॉर्थ को हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर। और मेरे प्यारे बच्चे दक्षिण क्या कहते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर हम क्लास में ये पढ़ेंगे कि बिहार में जो है किसी नदी का उद्गम उत्तर से हो रहा है और वो दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, या किसी नदी का ढलान पश्चिम से पूरब की तरफ है, तो आप आराम से अब इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ लिख दिया है ना। ईस्ट एंड वेस्ट, ब्रदर इज बेस्ट, वैसा वाला जो कंसेप्ट है, तो उसी से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे कि सिस्टम पढ़ रहे हैं हम बिहार का अपवाह तंत्र, और हमारा प्रस्थान हो चुका है गंगा नदी पर। तो गंगा नदी की अगर बात करें, तो ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो, एक धारा जा रही है बिल्कुल बिहार के मध्य से, और उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को ये अलग करती है। ये नदी है मेरे प्यारे बच्चे गंगा नदी। कौन सी नदी है, गंगा नदी है। गंगा नदी को अगर हम ऐसे भी देखें तो देश की सबसे प्रमुख और पवित्र नदी के तौर पर पूजी जाती है गंगा नदी। और अब आपका अध्ययन और अध्यापन का क्रम शुरू हो चुका है, तो एक पेन और पेपर ले लीजिए, एक बढ़िया सी कॉपी निकालिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। जितनी बातें बताऊंगा सब नोट करनी होंगी आपने। गंगा नदी मेरे प्यारे बच्चे, तो ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी गौमुख नामक स्थान से गंगा नदी निकलती है। कहां से, गौमुख नामक स्थान से। और गौमुख नामक स्थान से निकलने के अतिरिक्त एक चीज और क्वेश्चन बनता है, ये किस ग्लेशियर से निकलती है मेरे प्यारे बच्चे, और ग्लेशियर को हिंदी में कहते हैं हिमनद। तो गंगोत्री, उल्टा लिख दिया, हिमनद। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। कई बार क्या होता है, लिखते और बोलते टाइम दोनों, क्योंकि दिमाग होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, तो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो लिखते हुए कई बार ऐसा मिस्टेक होती है कि कुछ और ही लिख जाता है। तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ग्लेशियर को कहते हैं हिमनद, और गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा। आपने क्या क्या समझा, उत्तराखंड राज्य, उत्तरकाशी जिला, गौमुख नामक स्थान और गंगोत्री हिमनद, वहां से निकलती है गंगा नदी। और गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चे, 2525 किलोमीटर। अब बात आती है कि ये बहते बहते आ जाती है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, और फिर बिहार में ये प्रवेश करती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल होते हुए जो है चले जाती है दूसरे देश और बंगाल की खाड़ी की तरफ। अब बात आती है कि भाई हम तो गंगा नदी को सिर्फ पढ़ेंगे बिहार में, क्योंकि हमें बिहार का प्रवाह तंत्र पढ़ना है। तो
कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहां से? क्वेश्चन ये बनेगा कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, बिहार में कितनी लंबाई है, गंगा नदी कहां प्रवेश कर रही है बिहार में, कहां से निकल रही है। इन सभी चीजों को हम आज की इस क्लास में सभी नदियों के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे, नए पैटर्न पर करेंगे। आप बस सब्र रख के बैठा रहिएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, गंगा नदी आप देखोगे ये है बिहार, हमारा प्यारा बिहार, और हमारे प्यारे बिहार की सीमा ये है। तो जो यहां पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, इस जगह का नाम है चौसा। क्या नाम है? चौसा। और जिला है बक्सर। तो गंगा नदी बिहार में चौसा नामक स्थान पर बक्सर जिले में प्रवेश करती है और कुल 12 जिलों से होते हुए 445 किलोमीटर का सफर तय करती है ये बिहार में। कितने किलोमीटर का? 445 किलोमीटर। जबकि गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। बिहार में कितना बह रही है? 445 किलोमीटर। प्रवेश कहां किया? चौसा नामक स्थान पर, बक्सर जिला में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जब ये गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर चुकी है तो इसमें बहुत सारी नदियां सहायक नदियों के तौर पर इसमें आकर मिलती हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये उत्तर से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं। और दक्षिण से मिलने वाली नदियों में कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो दक्षिण की तरफ से गंगा नदी में मिलती हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब बात आती है कि गंगा नदी में जो ये 12 जिले हैं ये कौन से हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों में जो है होकर बहती है। ये 12 जिले आपको याद होने चाहिए: बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार मेरे प्यारे बच्चे। और कटिहार अंतिम जिला है जहां से गंगा नदी बिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 12 जिले जहां से गंगा नदी बिहार में होकर बहती है। ठीक है, इतनी बात आप गंगा नदी के बारे में बिहार में याद रखेंगे। बिहार में जब गंगा नदी बहती है तो इसका ढाल आप देखेंगे काफी मंद होता है। मैंने आपको मैदान पढ़ाते हुए पढ़ाया था कि बिहार में मैदानों का विकास इस तरीके से हुआ है कि बिहार में जो मैदानों का ढाल है वो 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो है ढलान है, तो काफी मंद है। इस कारण गंगा नदी का ढाल भी बहुत मंद है बिहार में। और जब वर्षा होती है तो प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या बिहार में देखने को मिलती है ना। ये बात भी आप याद रखेंगे। तो बिहार गंगा नदी के बारे में हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जान ली हैं। हमने जाना गंगा नदी कहां से निकल के आती है। उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड, गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकली गंगा नदी जो देश की सबसे प्रमुख और पवित्र नदी मानी जाती है, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, बिहार में प्रवेश करती है चौसा नामक स्थान पर, बक्सर जिले में। 12 जिलों से कुल होकर बहती है बिहार में और कटिहार से निकलते हुए पश्चिम बंगाल में बहते हुए फिर जाकर जो है आगे अंतिम इसका स्थान होता है बंगाल की खाड़ी, वहां पर मिल जाती है। इतनी बातें अगर आप गंगा नदी के बारे में याद रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। अब इसके बाद हमें पढ़ना शुरू करना है उत्तरी बिहार की नदियां। क्या? बिहार की, उत्तरी बिहार की नदियां, और फिर पढ़ेंगे दक्षिणी बिहार की नदियां ताकि जीवन आपका आसान हो। लेकिन क्रैकनाउ पर पढ़ रहे हो तो थोड़ा कुछ जीवन और भी आसान मैं आपका कर देना चाहता हूं। तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा नॉर्थ ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा या रिवर्स दोज आर फ्लोटिंग इन नॉर्थ बिहार, और इसकी ट्रिक होगी मेरे प्यारे बच्चे जी जी बी बी के एम। क्या याद रखेंगे? ये ट्रिक है उत्तरी बिहार की नदियों को याद रखने के लिए। जी जी बी बी के एम, बहुत सारी नदियां हैं लेकिन आप इतनी नदियों को याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये ट्रिक कैसे बनी? तो G4 हो गया आपका घाघरा, दूसरी G4 हो गया गंडक, B4 हो गया बूढ़ी गंडक, B4 हो गया बागमती, K4 हो गया कमला, K4 हो गया कोसी और M4 हो गया महानंदा। बिहार में नदियों को जो पूछता है वो इस तरीके से भी पूछता है कि बिहार में
उत्तरी बिहार में बहने वाली नदियों के बारे में बताइए कि पश्चिम से पूरब उनका क्या क्रम होगा या पूरब से पश्चिम उनका क्या क्रम होगा। यानी आपसे कहेगा वेस्ट टू ईस्ट क्या क्रम रहता है नदियों का, या ईस्ट टू वेस्ट क्या रहता है। और आपने अगर ये ट्रिक याद रखी, जी जी बी बी के एम, तो कैसे भी पूछ ले वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये क्रम ऐसे ही रहने वाला है। उधर से पढ़ देना, इधर से पढ़ देना, ठीक है। चलिए अभी उत्तरी बिहार की नदियों पर ही बात करेंगे। और सबसे पहले अगर आप देखें बिहार की सबसे, उत्तरी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी, अगर आपसे कहे कि बिहार में, उत्तरी बिहार में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो घाघरा है मेरे प्यारे बच्चे। कौन सी नदी है? घाघरा। और घाघरा नदी के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है और ये सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। हम उन नदियों को भी देखेंगे जो बिहार में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती हैं, और क्वेश्चन भी बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको लास्ट में देखेंगे, पहले नदियों को अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो घाघरा नदी के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। घाघरा नदी मेरे प्यारे बच्चे, इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है तिब्बत में, और तिब्बत में भी एक हिमनद है जिसका नाम है मापचा चुंगो। क्या नाम है? मापचा चुंगो हिमनद। मापचा चुंगो हिमनद मेरे प्यारे बच्चे, है ना। मापचा चुंगो हिमनद, या इंग्लिश में कहेंगे मापचा चुंगो ग्लेशियर। यहां से इसकी उत्पत्ति होती है तिब्बत में, घाघरा नदी की। नेपाल में इसको करनाली के नाम से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश में इसको सरयू के नाम से जानते हैं। और आपको पता है सरयू नदी के किनारे बहुत ही पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है ना। तो सरयू के नाम से इसको उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, और बिहार में इसको घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। घाघरा के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है राप्ती। कौन सी है प्यारे बच्चे? राप्ती। एक एक बात को नोट करते चाहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भाई राप्ती इसकी प्रमुख नदी है, तो यह भी पूछ सकता है कि जो राप्ती है वो किस स्थान पर आके घाघरा में मिलती है, तो जगह का नाम याद रखेंगे, बरहज। क्या नाम है? बरहज नामक स्थान पर राप्ती नदी घाघरा में आकर मिलती है, जो कि इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। घाघरा नदी अगर आप देखें तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा साझा कर रही है, और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करते हुए यह सारण जिले के में छपरा के निकट, जो सारण छपरा जो है ये हेडक्वार्टर है डिस्ट्रिक्ट छपरा का, तो छपरा के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है। ये बात याद रखेंगे आप, है ना। कहां पर प्यारे बच्चे? सारण जिले में, छपरा एक ही बात है, तो ये ध्यान रखिएगा, छपरा में जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है घाघरा नदी। सीमा का निर्धारण कर रही है उत्तर प्रदेश और बिहार की। दो नदी हमने देखी हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण कर रही हैं, और दो ही हमने पढ़ी हैं। गंगा नदी भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है, और घाघरा नदी भी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है। दो ही नदियां अभी हमने पढ़ी हैं, ठीक है। अब बात आती है कि घाघरा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 1083 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और बिहार में मेरे प्यारे बच्चे केवल 83 किलोमीटर ये बहती है। कितना? 83 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई बिहार में है। बाकी अगर इसकी टोटल डिस्टेंस देखें तो 1080 किलोमीटर है। ये भी आप याद रखेंगे घाघरा नदी के बारे में। इतनी बातें अगर आपने याद रखी तो जीवन आपका आसान है। कहां से निकली? बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण किया, सारण या छपरा में गंगा नदी में मिल गई, ठीक है। इजी है। 83 किलोमीटर बहती है, राप्ती इसकी सहायक नदी है। मापचा चुंगो पठार से निकली तिब्बत में। दूसरी नदी है गंडक मेरे प्यारे बच्चे। गंडक की ओर चलने का जो है सिलसिला शुरू करते हैं। गंडक नदी उत्तर पश्चिम बिहार जो है, उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदियों में से एक है, और यही कहिए आप कि उत्तर पश्चिम बिहार की अगर सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण नदी कोई है तो वो गंडक है। उत्तर पश्चिम क्यों कह रहे हैं भाई? ये उत्तर है और ये पश्चिम है, और आप ये देखोगे गंडक नदी जो है पश्चिमी चंपारण जिले में प्रवेश कर रही है, तो उत्तर पश्चिम बिहार कहेंगे ही, और ये यहाँ की प्रमुख नदी है। बात आती है कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है मेरे प्यारे बच्चे,
तो गंडक नदी की उत्पत्ति हो रही है जो है नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी से, है ना। और यहां माना मंडेग और कुतांग नाम की जो है दो ग्लेशियर और उन्हीं के मध्य से इसकी उत्पत्ति होती है। आपको कहीं कहीं अन्नपूर्णा श्रेणी कह देगा तो कोई गलत बात नहीं है। अन्नपूर्णा श्रेणी में मानांगमोट और कुतांग, इन दो स्थानों के मध्य से निकली ये नदी, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे गंडक, है ना। गंडक नदी उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, नेपाल से इसका उद्गम है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि भाई गंडक नदी बिहार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये काफी इकोनॉमिकल जो है डेवलपमेंट में सहयोगी है बिहार के लिए। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले प्रवेश कहां करती है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में ये जगह, और यहां से ये प्रवेश करती है बिहार में, ठीक है। गंडक नदी वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से बिहार में प्रवेश, और फिर उसके बाद चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती है ये नदी। और इस तरीके से प्रवाहित होने के बाद हाजीपुर के निकट, मेरे प्यारे बच्चे, कहां पर, हाजीपुर के निकट, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, प्रवेश कहां पर है और विलय कहां पर है, ये महत्वपूर्ण है। तो हाजीपुर के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी, ठीक है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं गंडक नदी के, अगर कभी आपसे भूले भटके पूछ ले तो बता दीजिएगा। गंडक नदी को काली गंडक, सालीग्राम, सदानीरा, सप्त गंडकी और नारायणी जैसे नामों से भी जाना जाता है इस नदी को, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसके बारे में यह है कि गंडक नदी भी एक ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है, और थोड़ा बहुत नहीं मेरे प्यारे बच्चे, 120 किलोमीटर के लगभग ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है गंडक नदी। इसकी कुल लंबाई है 630 किलोमीटर, और बिहार में ये कुल कितनी लंबी है, 260 किलोमीटर, ठीक है। गंडक नदी के बारे में ये एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। गंडक नदी मेरे प्यारे बच्चे पुराने समय में बाढ़ के लिए जानी जाती थी। अगर हम प्राचीन समय की बात करें, मतलब आज से 10-20 साल पहले की, तो बाढ़ के लिए जानी जाती थी, लेकिन बाद में इस पे वाल्मीकि नगर में एक बांध बना दिया गया, और उस बांध के द्वारा इसकी जो बाढ़ की समस्या है उस पर नियंत्रण कर लिया गया है। तो अब गंडक नदी से बाढ़ जैसी समस्या बिहार में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में, ये सब नोट करते चलिएगा, नहीं तो मैं बोलते चले जाऊंगा और आपका जीवन जो है सुनने में निकल जाएगा। तीसरी नदी की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे, बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी, इसका उद्गम जो है बिहार में, अगर हम कहें तो इसका पश्चिमी चंपारण में मेरे प्यारे बच्चे बूढ़ी गंडक जो है बिहार में प्रवेश करती है। सोमेश्वर पहाड़ियों के निकट जो है इसका चौतरवा चोर है, यहीं पर इसका उद्गम होता है, ध्यान रखेंगे। सोमेश्वर की पहाड़ियों में इसका उद्गम है और पश्चिमी चंपारण में ही इसका प्रवेश है। दो नदियां महत्वपूर्ण, गंडक और बूढ़ी गंडक, दोनों ही पश्चिमी चंपारण जिले से संबंधित है। उद्गम कहां है, सोमेश्वर श्रेणी में। सोमेश्वर श्रेणी मेरे प्यारे बच्चे मैंने बताया है उसका कुछ हिस्सा पश्चिमी चंपारण में भी है। चौतरवा चौर करके एक जगह है सोमेश्वर की पहाड़ियों में, वहीं पर इसका उद्गम स्थल है। और ऐसा माना जाता है कि जो बूढ़ी गंडक नदी है ये उत्तरी बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है उसको दो भागों में बांटती है। और आप देखेंगे भी पश्चिमी चंपारण में बह तो रही है, लेकिन इसकी जो शिफ्ट है, इसका जो फ्लो है वो लगातार शिफ्ट हुआ है नीचे आते आते पूर्व की तरफ, और इसलिए जो उत्तरी बिहार का मैदान है उसको दो भागों में बांटने का काम करती है बूढ़ी गंडक। और ये एक महत्वपूर्ण नदी है बिहार के लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जब बिहार के पश्चिमी चंपारण में जो है इसका प्रवेश हुआ तो पश्चिमी चंपारण के बाद ये पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद मेरे प्यारे बच्चे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया जैसे जिलों में प्रवाहित होती है। और उसके बाद मुंगेर जिले के निकट, ये बात ध्यान रखनी है, कहां पर,
मुंगेर जिले के निकट मेरे प्यारे बच्चे जो है ये गंगा नदी में आकर मिलती है, और उसका जगह का नाम है मांझी। क्या नाम है? मांझी एक स्थान का नाम है मुंगेर जिले के निकट, और यहां मांझी नामक स्थान पर यह गंगा नदी में आके मिल जाती है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी होगी। बूढ़ी गंडक मेरे प्यारे बच्चे उत्तर बिहार की सबसे तीव्र ढाल वाली नदी है। कौन सी तीव्र ढाल वाली नदी? कौन सी है? बूढ़ी गंडक है। क्या सिर्फ यही बात महत्वपूर्ण है? नहीं मेरे प्यारे बच्चे, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इस नदी के बारे में, वो है इसकी बिहार में लंबाई। कितनी है? 320 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चे। और ये एक ऐसी नदी है जो उत्तरी हिमालय से आने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तरी बिहार से आने वाली जो हिमालयन नदियां हैं उसमें सबसे लंबी सहायक नदी अगर आपसे पूछेगा गंगा की, तो वो बूढ़ी गंडक है। इसकी कुल लंबाई बिहार में 320 किलोमीटर है, जबकि सबकी लंबाइयां मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। गंडक की मैंने बताई थी 260, इसकी कितनी है? 320 किलोमीटर। ठीक है, और ये सबसे तीव्र ढाल वाली नदी है बिहार, उत्तरी बिहार में। ये भी आप याद ध्यान रखेंगे। और एक चीज और है, बूढ़ी गंडक को जब आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका जो प्रवाह हो रहा है वो लगातार जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। जैसे पश्चिमी चंपारण जिले में प्रवेश कर रही है, लेकिन बहते बहते मुंगेर के निकट जाके गंगा नदी में मिल रही है। तो आप इसका फ्लो देखेंगे किस तरीके से इसका फ्लो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगातार शिफ्ट हो रहा है इस नदी का। यह बात भी आपने याद रखनी होगी बूढ़ी गंडक के बारे में। अच्छा, और क्या देख रहे हैं आप बूढ़ी गंडक को देखते हुए? तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे बागमती नदी है जो इसमें आके यहां पे मिल रही है। तो बिल्कुल बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो बागमती है। हम बागमती पर अभी चलेंगे, आगे पढ़ेंगे उसको, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है बागमती मेरे प्यारे बच्चे। और सहायक नदियां अगर इसकी जानना चाहो तो कई सारी हैं, लेकिन बागमती प्रमुख है। और सारी नदियां कौन सी हैं? तो हरहा, मसान, पंडई, डंडा, तिलावे, धनवती, ये प्रमुख नदियां हैं, जिसमें सिकटा है, कोरे है, अनजान कोटे है। तो ये महत्व और सहायक नदियां हैं बूढ़ी गंडक की। दोबारा नाम बता देता हूं, डंडा, हरहा, मसान, पंडई, अजान कोटे, सिकटा, कोरे, तिलावे, धनवती, ये सहायक नदियां हैं। और बागमती जो है इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो है बूढ़ी गंडक नदी की मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इतनी बात इसके बारे में याद रखेंगे। अगली महत्वपूर्ण नदी है बागमती, जो कि सहायक नदी हमने किसकी पढ़ी? बूढ़ी गंडक की। और इसका उद्गम कहां से है? तो नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से यह निकलती है। कहां से? महाभारत श्रेणी से, नेपाल में, और बिहार में यह प्रवेश करती है। बागमती को नेपाल की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। कहां की? नेपाल की सबसे पवित्र नदी। हमारे यहां गंगा को माना जाता है, और नेपाल में बागमती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू मेरे प्यारे बच्चे और पशुपतिनाथ मंदिर दोनों ही इस नदी के किनारे अवस्थित है नेपाल में। और बिहार, नेपाल की सबसे पवित्र नदियों में इसका स्थान है, ये भी आप याद रखेंगे। बिहार में यह नदी, किसकी बात कर रहे हैं हम? बागमती की। तो डेंग के निकट सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। कहां पर? सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी में भी मेरे प्यारे बच्चे डेंग है ना, डेंग, डेंग। तो डेंग के निकट सीतामढ़ी में इसने प्रवेश किया। और मेरे प्यारे बच्चे सीतामढ़ी में प्रवेश करने के बाद जो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय तक ये प्रवाहित होती है। और बेगूसराय में आकर ये बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है। कैसे कैसे? तो कहां इसका प्रवेश हुआ? सीतामढ़ी। उसके बाद ये मुजफ्फरपुर में बहेगी, दरभंगा में बहेगी, समस्तीपुर में बहेगी, और फिर बेगूसराय में आकर ये मेरे प्यारे बच्चे जो है बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां भी हैं कुछ, जिसमें लाल बकैया, छोटी बागमती, जमुने, सिपरी, मनोहरा, कोला, विष्णुमती और लखनदेई नाम की नदियां हैं जो
बागमती की प्रमुख सहायक नदियों में एक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, बागमती में कमला जो नदी है उसकी एक छोटी शाखा आके मिलती है। और यहां पर एक क्वेश्चन कई बार बनता है और लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको किसी किसी बुक में दिखेगा कि कमला नदी जो है कोसी में मिलती है, और कहीं कहीं आपको दिखेगा कि कमला नदी बागमती में मिलती है, और फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि सही क्या है। तो आज अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, अगर आपसे पूछेगा कि कमला नदी जो है कोसी में मिलती है तो बात ठीक है, क्योंकि कमला नदी की जो मुख्य धारा है वो कोसी में ही मिलती है, लेकिन इसकी एक छोटी सी धारा इससे अलग होती है, टूटकर विभाजित होकर, और वो छोटी धारा बागमती में भी मिलती है। तो इसकी जो मुख्य धारा है वो कोसी में, और जो छोटी धारा है वो बागमती में मिल जाती है कमला की। अब चलिए, कमला पे अगर हम बात ही कर रहे हैं तो कमला को भी पढ़ ही लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। कमला का उद्गम होता है नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से। कहां से? महाभारत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। ये जो मैं सब पढ़ा रहा हूं इसके नोट्स आगे ब्रीफ दिए हैं आपको, वैसे आप नोट करिए क्योंकि नोट करने से याद होते जाएगा, नोट्स में तो लिखा ही होता है सब। तो नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से इस कमला नदी का उद्गम होता है, और ये नेपाल के तराई क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए जयनगर में मधुबनी जिला में, मेरे प्यारे बच्चे कहां पर? मधुबनी जिला, और मधुबनी जिला में भी जयनगर। याद रखेंगे, ये छोटी छोटी चीज है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आपको बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रख के मैं डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। नदियों पे इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगी, है ना। तो जयनगर मधुबनी जिला में ये प्रवेश करती है कमला नदी उत्तरी बिहार में, और मिथिला क्षेत्र में कमला नदी को प्रमुख पवित्र नदी माना जाता है, और इसको गंगा नदी के समान ही पवित्र माना जाता है मिथिला क्षेत्र में। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करूं कमला की, तो सोनी, बौरी, बलान और मेरे प्यारे बच्चे त्रिशूला, ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं कमला की। कमला की कुल लंबाई होती है 328 किलोमीटर, यानी कमला नदी की अगर टोटल लंबाई देखो तो 328 किलोमीटर है, और बिहार में ये 120 किलोमीटर कुल बहती है। बिहार में कितना है? 120 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चे कमला नदी, ठीक है। और 120 किलोमीटर बहते हुए भी ये बहुत सारी धाराओं में विभाजित होती है, जिसमें मैंने एक बताया आपको कि इसकी एक धारा जो है वो खगड़िया जिले में, कहां पर? खगड़िया जिले में मेरे प्यारे बच्चे बागमती में मिलती है इसकी एक धारा, और प्रमुख धारा जो है वो कोसी नदी में मिलती है। तो आपको कभी कभी ये देखने मिलेगा कहीं पे कि कमला नदी बागमती में खगड़िया जिले में मिलती है, तो वो एक सिर्फ धारा है, उसकी प्रमुख जो इसकी धारा है वो कोसी में मिलती है। तो कभी भी जो है कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज से, दोनों ही बातें सही होती हैं ये, है ना। इस तो डिटेल में अगर आपको पता होता है तो फिर आपके डाउट क्लियर हो जाते हैं और कोई समस्या नहीं बनती, है ना। तो इतनी बातें आप इसके बारे में कमला के में याद रखेंगे। नेक्स्ट नदी है बिहार की कोसी, मेरे प्यारे बच्चे। कोसी बहुत महत्वपूर्ण नदी है बिहार के लिए, और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनने वाली नदी है ना। कोसी नदी की अगर बात करें तो नेपाल और तिब्बत की सीमा रेखा पर एक जगह है गोसाई धान। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? जगह का नाम है गोसाई धान, है ना। और उस गोसाई धान की चोटी से इसका उद्गम होता है। किसका? कोसी नदी का। ये गोसाई धान की चोटी से निकलती है। ऋग्वेद में इस नदी का नाम आपको कौशिकी नाम से जो है इसका उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन बिहार में बन चुका है कि कोसी नदी का नाम ऋग्वेद में क्या उल्लेखित है, तो कौशिकी है मेरे प्यारे बच्चे। क्या है? कौशिकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए, कौशिकी इसका ऋग्वेद में उल्लेख है। और अगर आपसे नेपाल में कोई कहे कि नेपाल में कोसी नदी, तो कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि नेपाल में इस नदी को सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। और इसका कारण है कि जो कोसी नदी है ये 7 धाराओं के मिलने से बनी है। कितनी धाराओं के? 7 धाराओं के मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए इसे सप्तकोशी के नाम से भी नेपाल में जाना जाता है। ये बात याद रखेंगे इसके बारे में। कोसी की प्रमुख सहायक नदी अगर आपसे कभी पूछ ले तो अरुण, तारुण, है ना, अरुण, तामूर, सुनकोसी, दूधकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती और
लिखू खोला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? कोसी की। फिर से एक बार सुन लीजिए, अरुण, तामूर, सुनकोसी, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती और लिखू खोला इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगर कोसी की मुख्य धाराओं की आपसे कोई क्वेश्चन पड़े तो मुख्य धारा है अरुण और सुनकोसी, है ना। अरुण और सुनकोसी इसकी मुख्य धाराएं हैं कोसी की। बाकी सारी की जो है धाराएं मैंने आपको बता दी कोसी नदी की, है ना। अब बात आती है कि भाई बिहार में ये कहां से प्रवेश करती है, तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है बिहार में। किसमें? सुपौल में। जगह का नाम है भीमनगर। क्या नाम है? भीमनगर मेरे प्यारे बच्चे। तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में भीमनगर नामक स्थान पर ये बिहार में प्रवेश करती है और बहते हुए कुर्सेला, कहां पर मेरे प्यारे बच्चे? कुर्सेला। और कुर्सेला जगह पड़ती है कटिहार में। कहां पर? कटिहार में। कुर्सेला कटिहार में ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और मिलने से पहले भी मेरे प्यारे बच्चे ये डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी? कोसी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि कभी ये बिहार में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। तो कोसी नदी है जो डेल्टा का निर्माण करती है। कोसी नदी को मेरे प्यारे बच्चे बिहार में अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है और उसके साथ साथ बाढ़ लाने के लिए भी इसको जाना जाता है, जिसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। क्योंकि ये क्या करती है कोसी? तो मेरे प्यारे बच्चे कोसी नदी मार्ग परिवर्तित करती है और मार्ग परिवर्तित करने के साथ साथ ही ये बाढ़ लाती है, इसलिए इसको कहा जाता है सौरो ऑफ बिहार या फिर बिहार का शोक। ठीक है। इसके बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है कि अगर आप कोसी नदी को देखें तो पिछले 200 वर्षों में ये पूर्व से पश्चिम की तरफ शिफ्ट हुई है। 200 वर्षों में कितना? 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर इसकी जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ शिफ्ट हुई है। कोसी नदी पहले ऐसे बहती थी, अब ऐसे बह रही है और ये शिफ्ट हो गई है प्यारे बच्चे जो है 150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर। इसकी कुल लंबाई है 730 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई है 260 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? कोसी नदी की। इतनी बात इसके बारे में याद रहेगी, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब उत्तरी बिहार की सबसे प्रमुख जितनी भी नदियां उसमें एक बची महानंदा। और महानंदा मेरे प्यारे बच्चे इसका उद्गम होता है जो है दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग नामक जगह पर जो है, जिला है दार्जिलिंग ऑब्वियसली बिहार का, पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है महाहल्दीराम जो है जगह। महाहल्दीराम, ये पेन ले लेता हूं फिर लिख देता हूं। महाहल्दीराम की जो है पहाड़ी, महाहल्दीराम पहाड़ियां या महाहल्दीराम हिल्स, दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल में ये पड़ती हैं। वहां पर इनका उद्गम होता है जो है महानंदा नदी का। और नौका घाट के निकट इसमें बालासोन नाम की नदी आके मिलती है। नौका घाट के निकट क्या मिलता है इसमें मेरे प्यारे बच्चे? नौका घाट के निकट इसमें बालासोन नदी मिलती है और उसके पश्चात ये भारत, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए जो है पश्चिम बंगाल से बिहार के किशनगंज जिला में प्रवेश करती है। कहां पर करती है बिहार में प्रवेश? किशनगंज जिला में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पश्चिम बंगाल में भी अगर आपसे पूछे तो दिनाजपुर जिला है। क्या नाम है? दिनाजपुर। इस दिनाजपुर से प्रवेश करती है ये बिहार में और बिहार में जिस जगह प्रवेश करती है वो है किशनगंज। ठीक है, ये बात आप इसके बारे में याद रखेंगे। किशनगंज में इसकी सहायक नदी है महानंदा की, जिसका नाम है मेची। क्या नाम है प्यारे बच्चे? मेची इसकी सहायक नदी है जो इसको किशनगंज में ही मिलती है, महानंदा नदी को। ठीक है। और महानंदा की अगर आप बात करें तो मुख्य सहायक नदियों में मैंने आपको बताया मेची मिलती है, उससे पहले बलासोन इसमें मिल चुकी है, कंकाई मिलती है और टेंगान मिलती है।
और उसके साथ साथ नागर नदी भी इसमें मिलती है। तो महानंदा नदी किशनगंज जिला में प्रवेश किया बिहार में, और किशनगंज के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे पूर्णिया और कटिहार जिलों में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा बनाते हुए कटिहार के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कहां मिलती है? तो कटिहार के निकट ये मेरे प्यारे बच्चे जो है गंगा नदी में मिलेगी। कहां पर? कटिहार में, है ना। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं आपको मनिहारी भी लिखा दिखाई देगा, तो वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने उत्तर बिहार की कितनी नदियां देख ली? हमने देखी गंडक, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ट्रिक याद रखेंगे, जीजी, बीबी, के एम। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे दक्षिणी बिहार की नदियों पर। कौन सी बिहार की नदियों पर? दक्षिणी बिहार की नदियों पर अब प्रवेश करते हैं। और दक्षिणी बिहार की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी। तो सोन से शुरू करें क्या प्यारे बच्चे? कर्मनासा से शुरू कर लेते हैं। यहां पे आप देखेंगे कर्मनासा नदी, है ना। ये आपको ज्यादातर कम पढ़ाई जाती है क्योंकि इसका योगदान बिहार में ना के बराबर है, लेकिन पढ़नी चाहिए क्योंकि बिहार के कैमूर जिला में मेरे प्यारे बच्चे विंध्यन श्रेणियों से उद्गम, कहां पर? कैमूर जिला में, है ना। तो कैमूर जिले में विंध्यन पहाड़ी के पूर्वी भाग से ही निकलती है कर्मनासा नदी और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। तो कौन सा है उसका? उत्तर पश्चिम। तो ये ऐसे प्रवाहित होती है, आपको इस तरीके से ये जो है बहते हुए दिखाई देगी और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए चौसा बक्सर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसलिए जो है, क्योंकि ये बहुत कम बह रही है, इसलिए यहां पर जो है कम इससे क्वेश्चन बनता है। कहां मिलती है? चौसा बक्सर में। और यहीं पर गंगा नदी का प्रवेश होता है बिहार में। तो जहां गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर रही है वहीं कर्मनासा नदी गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए इससे क्वेश्चन कम बनता है। हालांकि बक्सर के मैदानी भागों में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है कर्मनासा नदी, और फिर भी इससे कम क्वेश्चन बिहार में देखने मिलता है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है ये नदी, ये आपने याद रखना है। तो हमने कितनी नदी देख ली? 4 नदी मेरे प्यारे बच्चे कुल देखी जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हैं। अगर गंगा को आप इसमें से हटा दें तो 3 बचती हैं। कौन कौन सी? तो एक है घाघरा, एक है मेरे प्यारे बच्चे गंडक और एक है कर्मनासा। और गंगा को काउंट कर ले तो 4 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हैं। गंगा, घाघरा, गंडक और कर्मनासा। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है कर्मनासा, जो इस लिहाज से सबसे जो है पश्चिमी नदी होती है दक्षिणी बिहार की। अगर यहां से क्वेश्चन बनता है या ऑप्शन में होती है तो, अगर ऑप्शन में नहीं होगी तो मेरे प्यारे बच्चे फिर आपने सोन टिक करना होगा। बट ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कर्मनासा दिया है तो कर्मनासा होगी। बिहार में इसका पढ़ाया जाना बहुत कम के बराबर होता है क्योंकि महत्व कम है। कर्मनासा नदी के बारे में मेरे प्यारे बच्चे एक मान्यता है हिंदू धर्म में कि जैसा कि इसका नाम है कर्मनासा, अगर इस नदी में डुबकी लगाई जाए तो अशुभ जो कर्म किए होते हैं व्यक्तियों ने, उन अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है इस डुबकी में, जो है इस नदी में डुबकी लगाने। लेकिन कहीं कहीं आपको दिखाई देगा कि शुभ कर्मों का नाश हो जाता है, लेकिन माना जाता है कि अशुभ कर्मों का नाश होता है। अब कहीं लिखा दिखाई देगा शुभ कर्मों का नाश होता है, तो वो आप निर्धारित कर लीजिएगा कि कौन से कर्मों का नाश होता है। मैं इनमें ना विश्वास करता हूं ना मैं इसको पढ़ाने के फेवर में रहता हूं, लेकिन एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी आपको। क्वेश्चन यहां से कभी बनेगा नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं दक्षिणी बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ना। सबसे पहली नदी है सोन नदी, जिसको किताबों में भी बहुत मिलेगा आपको और इसके बारे में आपको विस्तृत पता होना भी चाहिए। दक्षिणी बिहार की सबसे प्रमुख नदियों में है सोन नदी मेरे प्यारे बच्चे। इसका उद्गम कहां से होता है? तो अमरकंटक की मैकाल श्रेणी से। अमरकंटक की मैकाल श्रेणी से मेरे प्यारे बच्चे, कहां से? अमरकंटक मैकाल श्रेणी से इस नदी का उद्गम होता है। और ये नदी भ्रंश घाटी, जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं,
रिफ्ट वैली में प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में बहते हुए जो है बिहार में प्रवेश करती है रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? रोहतास में मेरे प्यारे बच्चे, बिहार में इसने रोहतास जिले में प्रवेश किया। और इसकी कुल लंबाई देखोगे तो 784 किलोमीटर है सोन नदी की कुल लंबाई, लेकिन बिहार में ये 202 किलोमीटर कुल बहती है। कितना? 202 किलोमीटर। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? सोन नदी की बात कर रहे हैं। और ये 202 किलोमीटर बहने के बाद पटना में मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। कहां पर? मनेर में। और मनेर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे पटना के निकट। तो ध्यान रखिएगा, पटना के निकट कह दे तो भी ठीक है, मनेर स्थान दे दे तो बिल्कुल सही है। मनेर नामक स्थान पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। रोहतास में इसका प्रवेश होता है बिहार में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सोन नदी की, जिसमें गोपव है, रेहव है, कनहर है और उत्तरी कोयल है। अगर आपसे सहायक नदियां पूछ ले तो याद रखेंगे। दक्षिण पश्चिम बिहार की अगर आप बात करोगे, जो ये वाला रीजन है, तो दक्षिण पश्चिम बिहार में मेरे प्यारे बच्चे प्रमुख सिंचाई योजना है डेहरी बांध सिंचाई योजना। वो इसी नदी पर बनाई गई है, ये भी बात याद रखेंगे। डेहरी सिंचाई बांध परियोजना किस नदी पर है बिहार में? तो सोन नदी पर है, जो दक्षिण पश्चिम के लिए जो है सिंचाई का जो है मेरे प्यारे बच्चे प्रबंध करती है। डेहरी बांध सिंचाई परियोजना, याद रखेंगे इस बात को। किस नदी पे है? सोन नदी पर है। सोन नदी के बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें जो याद रखनी है वो बता दी। उसके बाद अगली नदी आती है पुनपुन नदी मेरे प्यारे बच्चे। कौन सी नदी है? पुनपुन। कितना प्यारा नाम है, नहीं? पुनपुन। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के पलामू मेरे प्यारे बच्चे। कहां पर? तो सबसे पहले याद रखेंगे झारखंड, है ना, पुराना हिस्सा है, बिहार का भाई है छोटा। तो झारखंड के पलामू जिले से इसका उद्गम होता है और बिहार में गया जिले में ये प्रवेश करता है। पुनपुन कहां पर? गया डिस्ट्रिक्ट में मेरे प्यारे बच्चे। कहां पर प्रवेश करती है? गया जिले में प्रवेश करती है। और उसके बाद फिर औरंगाबाद, अरवल और पटना तक प्रवाहित होती है पुनपुन नदी। अगर आपसे बिहार में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार, दक्षिणी बिहार की ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी के समानांतर बहती है, तो मेरे प्यारे बच्चे पुनपुन नदी है, जो पटना में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है। और फिर फतूहा, कहां पर प्यारे बच्चे? फतूहा। फतूहा नामक जगह पर पटना में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। कहां पर? फतूहा। पटना के निकट ये भी है, जैसे मनेर है पटना के निकट, वैसे ही फतूहा पटना के निकट है और वहीं पर ये गंगा नदी में मिल जाती है, कुछ दूरी पर समानांतर बहते हुए। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। पुनपुन नदी जो है मेरे प्यारे बच्चे एक सीजनल रिवर है, एक मौसमी नदी है। और जब वर्षा होती है इसमें जल होता है और ग्रीष्म ऋतु में ये सूख जाती है, ये भी याद रखेंगे। पुनपुन नदी की भी अपनी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें मावर है, बिलरो है, रामरेखा है, आदि है, मोरहर है ना, वर्षा और बुताने हैं। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पुनपुन नदी के बारे में जितना आपको पता होना चाहिए अब आपको पता चल चुका है। अगली महत्वपूर्ण नदी है दक्षिणी बिहार की फल्गु मेरे प्यारे बच्चे। और फल्गु जो है छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। यहां लिख देता हूं, छोटा नागपुर पठार। और कई धाराओं में मेरे प्यारे बच्चे इसका उद्गम है छोटा नागपुर पठार से, है ना। कई धाराओं में ये निकलती है और इसकी मुख्य धारा का नाम है निरंजना या लीलाजन। ये बात आप याद रखेंगे। आप आज आपके 2-3 डाउट में पूरा क्लियर करूंगा इस क्लास में, है ना। जैसे मैंने आपको सबसे उत्तरी बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी बताई है? बूढ़ी गंडक बताई है। और उसकी मैंने आपको साथ ही साथ बताया कि किस तरीके से कमला जो नदी है उसकी 2 धाराएं अलग अलग जाती हैं और वहां कंफ्यूजन होता है। ठीक वैसे ही फल्गु नदी के बारे में भी हमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह देते हैं कि फल्गु और निरंजना एक ही बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे धाराएं हैं और अलग बात है, और कैसे अलग है वो मैं बताता हूं। तो जब छोटा नागपुर पठार से ये नदी कई धाराओं में निकलती है तो उसकी एक मुख्य धारा है निरंजना, या जिसको लीला जन के नाम से भी जानते हैं। इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब ये निरंजना या लीलाजन धारा मेरे प्यारे बच्चे बोध गया के निकट पहुंचती है तो इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मोहना।
क्या नदी है? मोहना। ये मोहना नदी जब निरंजना में मिल जाती है तब ये फल्गु बनती है। तो अब आप ध्यान रखेंगे कि फल्गु नदी पहले से फल्गु नहीं है, वो निरंजना नाम की मुख्य धारा है। और जब इसमें बोध गया के निकट मोहना मिल जाती है तब ये फल्गु नदी बनती है। डाउट क्लियर हुआ आपका? है ना? तो जब मोहना और निरंजना मिली और आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद फिर इनको जाना जा रहा है फल्गु नदी के नाम से। और फिर जब ये फल्गु नदी आगे बहती है तो जीवन इतना आसान नहीं रहता इसका। इसके आगे बहने के क्रम में बराबर की पहाड़ी मिलती है इसको जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और जहानाबाद के पास ये आगे चलकर फिर से बहुत सारी शाखाओं में बट जाती है, जिसमें धोधर, धनराजी, खूरी, लोकायन आदि धाराएं होती हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, फल्गु नदी आगे बढ़ते हुए इसकी जितनी भी धाराएं हैं सब ताल क्षेत्र में जाके समाप्त हो जाती हैं। कहां पे? ताल क्षेत्र में जाके समाप्त हो जाती हैं, ताल में मिल जाती हैं। गंगा नदी तक पहुंचने का सौभाग्य इसको नहीं मिल पाता। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे इस महत्वपूर्ण नदी के बारे में, जो काफी डाउट क्रिएट करती है और काफी समस्याएं हो जाती हैं। अगली महत्वपूर्ण नदी है बिहार की क्यूल नदी। क्यूल नदी की उत्पत्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ियों से होती है। तो पहले तो गिरिडीह जिला याद होना चाहिए आपको, झारखंड आपको याद होना चाहिए, फिर पारसनाथ की पहाड़ी, आप पारसनाथ हिल्स याद होनी चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चे, वहां से उद्गम होने के बाद जमुई जिले में जो है ये प्रवेश करती है। कहां पर? बिहार में जमुई। और जमुई में मेरे प्यारे बच्चे जगह का नाम है सत पहाड़ी। क्या नाम है? सत पहाड़ी। यहां पर ये बिहार में जमुई में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, अंजन है, हरोहर है, बर्नर है, वो इसमें आके मिल जाती हैं। और फिर ये बहते हुए बिहार में सूरजगढ़, लखीसराय के निकट, कहां पर मेरे प्यारे बच्चे? सूरजगढ़। और सूरजगढ़ कहां पड़ता है? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, और लखीसराय आपको पता है पटना के बगल में है ना? तो सूरजगढ़ मेरे प्यारे बच्चे लखीसराय जिला के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है ना? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे क्यूल नदी के बारे में। ओके, इतनी बात याद रहेगी। अब अंतिम नदी है बिहार की जो महत्वपूर्ण है, जो पढ़नी चाहिए, वो है अजय। और अजय रिवर मेरे प्यारे बच्चे बिहार के चमुई जिले के चकाई, है ना? बिहार के कौन सा जिला? जमुई, जो अभी देखा हमने। बिहार के जमुई जिले में भी एक जगह है चकाई, है ना? क्या है? चकाई। और चकाई पड़ता है बटपाड़ नामक स्थान पर। तो अजय नदी बिहार के जमुई जिले या चकाई के बटपाड़ नामक स्थान से निकलती है और झारखंड के देवगढ़ जिले में पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करती है। और तत्पश्चात मेरे प्यारे बच्चे ये पश्चिम बंगाल में जाके जो है गंगा नदी में मिलती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जमुई से निकली, पूर्व और दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, तो पूर्व दक्षिण की ओर यानी इधर की तरफ ये प्रवाहित हो रही है मेरे प्यारे बच्चे, और प्रवाहित होकर ये पश्चिम बंगाल राज्य में प्रवेश करके गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में मिलती है, ना कि बिहार में। अजय नदी के बारे में ये बात आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बिहार में कुछ दक्षिण बिहार में प्रमुख नदियां हैं, जैसे सकरी नदी है, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से होता है और ये बिहार में नवादा जिले में गोविंदपुर में निकट प्रवेश करती है ना? और क्यूल और मोहर नदियों के साथ संयुक्त रूप से मिलकर गंगा में मिल जाती है सकरी, है ना? ऐसे ही चानन नदी है बिहार में, 5 धाराओं से मिलकर बनी है, इसलिए इसे पंचानन भी कहते हैं। और ये पैमार, तिलैया, धराजे, महाने आदि छोटा नागपुर पहाड़ियों से निकलती है। राजगीर के पहाड़ी के अवरोध के कारण ये नदी चानन नालंदा जिला के गिरियक स्थान के पास प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से कई सारी नदियां हैं जो और भी दक्षिणी बिहार की नदियां हैं, तो उनको क्योंकि वो प्रमुख नहीं है, मैंने उनको या मैप पे नहीं पढ़ाया, लेकिन उसके बारे में एक स्लाइड आपको दिखाऊंगा ताकि अगर वहां से भी क्वेश्चन बने तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, है ना? तो 2 मिनट इस स्लाइड्स को और देखेंगे। यहां पे मैंने आपका जीवन आसान करने के लिए बिहार की नदियों के उद्गम स्थल और उनके संगम स्थान को एक साथ लिख दिया है। और मेरे प्यारे बच्चे, आप पढ़ेंगे अब बिहार की नदियां,
उसका उद्गम स्थल कहाँ है और संगम स्थल कहाँ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गंगा, जो कि सबसे प्रमुख है। मैंने आपको बताया गौमुख के गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में इसका संगम हो जाता है। घाघरा नदी मेरे प्यारे बच्चे मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, गंगा नदी में छपरा के निकट आकर इसका मिलन हो जाता है। गंडक नदी मेरे प्यारे बच्चे अन्नपूर्णा श्रेणी के मानांगमोट और कुतांग के मध्य से निकलती है और गंगा नदी में हाजीपुर के निकट इसका विलय हो जाता है। बूढ़ी गंडक मेरे प्यारे बच्चे सोमेश्वर की पहाड़ियों चौतरवा चौर जो पश्चिम बंगाल में है से निकलती है और गंगा नदी में मुंगेर जिले के उत्तर मांझी में आकर ये मिल जाती है। बागमती की नदी की अगर हम बात करें, महाभारत श्रेणी में स्थित बागद्वार से नेपाल में निकलती है और बूढ़ी गंडक में बेगूसराय जिला में आकर ये मिल जाती है, बेगूसराय में। ठीक है, उसके बाद अगर चलें तो कमला नदी मेरे प्यारे बच्चे महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में आके मिलती है सामान्यतः। लेकिन अगर इसकी एक धारा की बात करोगे तो मैंने वो बता दिया है आपको कि इसकी एक छोटी सी धारा कहीं और भी मिलती है और वो आपने पता है कहां मिलती है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे कोसी नदी है, गोसाई धान की चोटी से निकलती है, गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार जिले में जाकर मिल जाती है। महानंदा नदी मेरे प्यारे बच्चे दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, गंगा नदी में मनिहारी कटिहार के निकट जाकर ये मिलती है। और आपको ये बताना है कि ये मनिहारी में जो है कटिहार के पश्चिम पूर्व में या पूरब पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में या पूरब पश्चिम में मिलती है, बताइएगा कौन से कटिहार के दक्षिण पश्चिम में है या उत्तर पश्चिम में है, किस क्षेत्र में है ये जहां इसका मिलन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आप इसको बताएंगे। सोन नदी मेरे प्यारे बच्चे अमरकंटक पठार से निकलती है, गंगा नदी में मनेर पटना के निकट मिलती है ना। उसके बाद है पुनपुन, छोटा नागपुर पठार से निकलती है पलामू से और गंगा नदी में फतुहा पटना के निकट ये मिल जाती है। उसके बाद है कर्मनाशा, विंध्यन पहाड़ी से निकलती है, गंगा नदी में चौसा बक्सर के निकट आकर मिल जाती है। फल्गु नदी मेरे प्यारे बच्चे छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ताल क्षेत्र में आकर जो है ये विलुप्त हो जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद है अजय नदी। अजय नदी मेरे प्यारे बच्चे बटपाड़ जमुई से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है पश्चिम बंगाल में। सकरी नदी है उत्तरी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलती है, गंगा नदी में क्यूल तथा मोरहर नदियों के साथ ये मिल जाती है। क्यूल नदी की बात करेंगे तो झारखंड गिरिडीह जिला से निकली गंगा नदी में मिलती है सूरजगढ़ लखीसराय जिला में। ठीक है, अब बात आती है उत्तर और दक्षिणी बिहार की नदियों की तुलना अगर आपको करने कह दे तो आपको क्या इसके बारे में ध्यान रखना है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। उत्तरी बिहार की नदियों की उत्पत्ति मैंने बताया हिमालय के ऊंचे पर्वतों से होती है, ग्लेशियर्स से होती है, जिन्हें मानसून के मौसम में वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त होता रहता है, जिसके कारण ये सदाबहानी नदियां कहलाती हैं, लगातार बहती हैं। जबकि दक्षिणी बिहार की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो पठार और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों से निकलती हैं, जिनमें वर्षा ऋतु में जल प्रवाहित होता है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में ये नदियां सूख जाती हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये सतत वाहिनी नदियां हैं और ये सदा जो है मौसमी नदियां हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां तरुण अवस्था यानी यंग स्टेज में है, जो हिमालय में गहरी घाटियों खड्डों का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये तरुण है तो ये कट जो है तोड़ फोड़ मचाएंगी, काटेंगी पत्थरों को, अवसाद ढोएंगी। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये प्रौढ़ अवस्था में यानी ओल्ड एज में आ चुकी हैं, बुढ़िया हो चुकी हैं और ये खुली छिछली घाटियों यानी शैलो वैलीज में प्रवाहित होती हैं। ये नदियां अपने आधार तल यानी बेस लेवल को प्राप्त कर चुकी हैं, अब इनकी क्षमता नहीं है कि ये कोई तोड़फोड़ मचाएं या फिर अवसादों को ढो पाएं। हिमालयी नदियों में अपर्दन होता है, मार्ग परिवर्तन करने की क्षमता होती है, विसर्पण की क्षमता होती है और इनका मार्ग लंबा होता है। ये डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, दलदली भूमि का निर्माण करती हैं, गोखुर झीलों का निर्माण करती हैं और ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। और मैंने बताया भी कि कोसी नदी डेल्टा का निर्माण करती है बिहार में, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आने वाले समय में। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह पठार और संकरे मैदानों में होता है और इनकी घाटियां और मार्ग स्थायी होते हैं। प्रायद्वीपीय
नदियां कमजोर हैं, बूढ़ी हैं, लाचार है मेरे प्यारे बच्चे, सूखी हैं, है ना। याद रखेंगे इतनी बातें। और ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें नदियों को हमने उस तरीके से पढ़ा है कि अब आप नहीं भूल सकते मेरे प्यारे। और आपको अगर पसंद आया है वीडियो तो शेयर करना पड़ेगा सभी दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ, मम्मी, चाची, चाचा, ताऊ, पापा, दादी, दादा, सबको शेयर कर दो। और बता दो कि YouTube पर भी कोई मास्टर है जो इस तरीके से फ्री में पढ़ा सकता है, और सबसे सब्सक्राइब करवा दो। जीवन आसान है मेरे प्यारे। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप लग जाइए पढ़ाई में। ऑल द बेस्ट, एग्जाम करना है क्रैक। मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।